Hi everyone, this is CS Vikram Agarwal and in today's lecture we will understand section 42 of the Companies Act 2013 which deals with private placement of securities. बहुत ही important section है, एग्जाम्स में आने का चांसेस बहुत हाई होता है, बहुत ही लेंदी सेक्शन है। इस सेक्शन के साथ साथ अपने को एक रूल भी पढ़ना रहेगा, रूल नंबर 14 ऑफ कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014। दोनों को एक साथ मिला करके सीखना है, तब जाकर के पूरे प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा। इस चार्ट के थ्रू हम लोग एक ओवरव्यू लेने का कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर डिटेल में सेक्शन के बारे में भी पढ़ा जाएगा और रूल के बारे में भी आप लोग सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में कि प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है। तो देखिए, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जब एक कंपनी पैसे की जरूरत में होती है, जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है, तो कंपनी अप्रोच करती है पब्लिक को और पब्लिक से कहती है कि भाई साहब हमारा शेयर्स ले लीजिए, हमें पैसा दे दीजिए। तो ये किस तरीके का ऑफर हुआ? सर, दिस इज अ जनरल ऑफर। कंपनी ने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, किसी गिने चुने लोगों को ऑफर नहीं दिया। कंपनी तो गई और जनता के सामने अपना हाथ जोड़ लिया कि भाई साहब जो भी हमें पैसा देना चाहे पैसा दीजिए, हम आपको अपना शेयर्स देने के लिए तैयार है। करेक्ट। बट अगर कभी ऐसा हो कि कंपनी को ऐसा लगे कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे 10, 15, 20 लोग हैं जो मुझे पैसा देने के लिए तैयार है और उतने पैसे से मेरा काम चल जाएगा, तो मैं क्यों बेकार में जनता जनार्दन के पास जाऊं, मैं क्यों बेकार में पब्लिक के सामने जाके अपने हाथ फैलाऊं। करेक्ट। तो अगर आप पब्लिक के पास जाते हो तो उसको कहा जाता था पब्लिक ऑफर या फिर आईपीओ, एफपीओ, दैट वाज अ जनरल ऑफर। बट यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर में क्या हो रहा है कि आप कुछ गिने चुने लोगों के पास जाते हो। ठीक है, कंपनी आए विक्रम अग्रवाल के पास कि भाई साहब आप तो बड़े अमीर इंसान हो यार, आपके फ्रेंड 2-4 लोग कंपनी को दे दो 50 करोड़ रुपए। तो हमने कहा कि चलिए हम आपको पैसे दे देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पे हम पब्लिक के पास नहीं जा रहे, हम कुछ गिने चुने लोगों के पास जा रहे हैं और उनको अपनी कंपनी का शेयर्स देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। तो बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट इज ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय द कंपनी टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस। ठीक है, टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस। कुछ सिलेक्टेड लोगों को जब शेयर्स दिया जाता है तो उसको बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, जब कुछ सिलेक्टेड लोगों को शेयर्स दिया जाता है उसको बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो चलिए एक बार देखते हैं चार्ट के अंदर में क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि कंपनी है और उस कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो इसके पास दो ऑप्शन है कि ये पब्लिक के पास भी जा सकती है या फिर कुछ गिने चुने लोगों के पास भी जा सकती है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई साहब हम पब्लिक के पास नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कुछ गिने चुने लोगों के पास। और उन गिने चुने लोगों को क्या बोला जाएगा? आइडेंटिफाइड पर्संस। दीज आर दोज सिलेक्टेड पर्संस हु हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने देखा कि भाई इन लोगों से अपने को पैसा मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। सो ये आइडेंटिफाइड पर्संस को आइडेंटिफाई कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अपनी सिक्योरिटीज किसको इशू करेंगे? कुछ आइडेंटिफाइड पर्संस को इशू करेंगे। अब सिक्योरिटीज के अंदर क्या सिर्फ इक्विटी शेयर आया? बोला नहीं सर, आप किसी भी तरीके की सिक्योरिटी इशू कर सकते हो, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, डिवेंचर हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ध्यान से, कंपनी अपनी कोई सिक्योरिटी इशू करना चाहती है कुछ सिलेक्टेड पर्संस को, कुछ गिने चुने लोगों को देना चाहती है। और उन सिलेक्टेड पर्संस को क्या बोला गया यहाँ पे? आइडेंटिफाइड पर्संस, जिनको किसने आइडेंटिफाई किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। नाउ जब हम कहते हैं कि कुछ गिने चुने लोगों को सिक्योरिटीज दिया जाएगा, तो सर इसका कोई काउंटिंग भी है क्या कि कितने लोगों को आप सिक्योरिटी दे सकते हो? क्या आप 500 लोगों को सिक्योरिटी दे सकते हो या 5 लोगों को दे सकते हो? आप कितने लोगों को ऐसे ही प्राइवेटली जाकर के आपस में बात करके सिक्योरिटीज बेच सकते हो? तो देखो सेक्शन 42 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 42 सेज कि आप मैक्सिमम 50 लोगों को सिक्योरिटी दे सकते हो या फिर सच हायर नंबर एज मे बी प्रेस्क्राइब। अगर सरकार ने कुछ हायर नंबर प्रेस्क्राइब कर दिया तो चलिए आप हायर नंबर को भी दे सकते हो। और खुशी का बात यह है कि रूल नंबर 14 जो है, रूल नंबर 14 में हायर नंबर प्रेस्क्राइब्ड है 200। तो आज के दिन पे हमारा लिमिट क्या होगा? 200 पर्संस। कि सर एक कंपनी 200 लोगों को प्राइवेट तरीके से अप्रोच करके सिक्योरिटीज ऑफर कर सकती है। सर 200 लोगों को कब?
200 लोगों को पर फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि सर एक साल में कंपनी 200 लोगों को सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। चलिए सर, अब बात आया कि ये सिक्योरिटी जो 200 लोगों को इशू किया जाएगा, कंपनी ने तो कभी इक्विटी इशू किया, कभी प्रेफरेंस इशू किया, कभी डिबेंचर इशू किया, तो क्या ये सब मिला के 200 लोग? बोला नहीं बेटा, इक्विटी के लिए 200 अलग, प्रेफरेंस के लिए 200 अलग और डिबेंचर के लिए 200 अलग। मतलब कि कंपनी एक साल में 200 लोगों को इक्विटी शेयर दे सकती है, 200 लोगों को प्रेफरेंस दे सकती है, 200 लोगों को डिबेंचर दे सकती है। तो लिमिट भी क्या है? दिस लिमिट इज पर सिक्योरिटी। ठीक है, एक कंपनी साल में पर सिक्योरिटी 200 लोगों को इशू कर सकती है अपना कोई भी शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। अब यहां पे और एक चीज लिखा हुआ है कि ये जो 200 लोग हैं, इसके अंदर कुछ लोगों को काउंट मत करिएगा। मतलब कि अगर आपने इन लोगों को सिक्योरिटी दिया है, प्राइवेट तरीके से दिया है, मगर उसको प्राइवेट प्लेसमेंट के जो 200 लोग हैं, मैक्सिमम 200 पर्सन्स, उसके अंदर काउंट मत करिएगा, उनको छोड़ दीजिए। जैसे QIBs और एम्प्लॉइज जिसको आपने ESOP दिया, अगर कोई कंपनी अपने ही एम्प्लॉय लोगों को ESOP देती है, तो देखिए हमने शेयर्स पूरी दुनिया को ऑफर नहीं किया, सिर्फ अपने एम्प्लॉइज को ऑफर किया, तो ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट है, करेक्ट। बट जब हम अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स देते हैं तो उन लोगों को 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाता। सिमिलरली अगर कंपनी ने QIBs क्या हुआ है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या होते हैं? जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कोई बैंक हो गया या बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ठीक है, अगर आप इन लोगों को शेयर्स देते हैं तो उन लोगों को भी 200 लोगों की लिमिट के अंदर काउंट नहीं करना है। बोलने का मतलब क्या हुआ कि सर दिस 200 इज एक्सेप्ट QIBs एंड योर एम्प्लॉइज जिनको आपने ESOP दिया है। बोलने का मतलब हुआ कि सर कंपनी चाहे तो साल में 300 लोगों को भी इक्विटी शेयर इशू कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर में। बस इस 300 का डिवीजन कैसे होना चाहिए? मैक्सिमम 200 लोग ऐसे होने चाहिए जो ना ही आपके एम्प्लॉइज है ना ही QIBs है। बाद बाकी 100 अगर QIBs है या फिर आपके एम्प्लॉइज है तो इससे कोई वायलेशन नहीं होने वाला। चलिए और एक चीज सीखना है यहाँ पे अभी। इफ द लिमिट इज क्रॉस्ड, अगर आपने कभी 200 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटी इशू कर दिया एक साल में प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे, तो क्या होगा? फिर सरकार कह देगी कि बेटा ये प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है, हम मानते हैं कि आपने पब्लिक को ऑफर दिया है, ये एक पब्लिक ऑफर है और पब्लिक ऑफर के लिए जो नियम कानून का पालन होना चाहिए आपको वही नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि आपको एक साल में मैक्सिमम 200 लोगों को ही ऑफर देना है पर सिक्योरिटी। अगर आपने उससे ज्यादा को ऑफर दे दिया तो फिर ये प्राइवेट प्लेसमेंट रहेगा ही नहीं, फिर ये बन जाएगा पब्लिक ऑफर। इफ द लिमिट इज क्रॉस्ड, ऑफर विल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक ऑफर। और एक बात लिखा हुआ है कि ये 200 लोगों को जो इशू करना है मैक्सिमम, ये लिमिट कुछ कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है सर, जैसे NBFCs या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। सर NBFC जो है ना वो RBI की गाइडलाइंस को फॉलो करती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नेशनल हाउसिंग बैंक की गाइडलाइंस को फॉलो करती है। तो अगर RBI की गाइडलाइंस या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार आप 200 से ज्यादा लोगों को शेयर्स दे सकते हैं और आपने दिया भी है, तो चलिए कोई वायलेशन नहीं है, ठीक है भाई। आप एक नॉर्मल कंपनी नहीं हो, आप एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो जो RBI के अंदर फॉल करती है, और RBI के नियम के हिसाब से अगर आपने 200 से ज्यादा लोगों को भी इशू कर दिया तो कोई तकलीफ नहीं है। एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने अगर नेशनल हाउसिंग बैंक के नियम के अनुसार किसी को सिक्योरिटीज इशू किया है, 200 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटीज इशू किया है, तो वहां भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है कि एक कंपनी चाहे तो सिक्योरिटीज इशू कर सकती है कुछ गिने चुने लोगों को। उन गिने चुने लोगों को बोला जाएगा आइडेंटिफाइड पर्संस। इनको किसने आइडेंटिफाई किया है सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आइडेंटिफाई किया। सर आप मैक्सिमम कितने लोगों को सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं? सर सेक्शन 42 का कहना है 50 लोग, या फिर सर जो हायर नंबर है इसमें भी प्रेस्क्राइब्ड। तो क्या हायर नंबर प्रेस्क्राइब्ड है? बोला हाँ सर, रूल नंबर 14 में प्रेस्क्राइब किया गया। कितने लोग? 200 लोग। 200 लोग पर सिक्योरिटी पर फाइनेंशियल ईयर की, एक साल में आप मैक्सिमम 200 लोगों को इक्विटी शेयर दे सकते हैं, 200 लोगों को प्रेफरेंस दे सकते हैं, 200 को डिबेंचर दे सकते हैं। पर सिक्योरिटी आप एक साल में 200 लोगों को शेयर्स या सिक्योरिटीज ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, इस 200 लोगों के अंदर में आप QIBs यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है उनको काउंट मत करिएगा। आप अपने एम्प्लॉइज को काउंट मत करिएगा जिनको आपने ESOP के तौर पे शेयर्स दिया है।
अगर गलती से आपका ये 200 लोगों का लिमिट क्रॉस हो जाए तो फिर सरकार कह देगी कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है, ये तो एक पब्लिक ऑफर है। और इसके अलावा अगर आप एक एनबीएफसी है या फिर अगर आप एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार 200 लोगों से ज्यादा को भी शेयर्स इशू करती है तो फिर चलिए प्राइवेट प्लेसमेंट का वायोलेशन नहीं हुआ। अब इसके बाद और क्या करना है कंपनी को? कंपनी ने जिन लोगों को अप्रोच किया होगा कि भाई साहब शेयर्स खरीद लीजिए और पैसा दे दीजिए, तो उन लोगों का एक पूरा डिटेल कंपनी को मेंटेन करना होता है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। वो रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना होता है? कंपनी विल मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द इनवाइटीज कि हमने किनको इन्विटेशन दिया कि सर आइए और शेयर्स खरीद लीजिए, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है एक फॉर्म में, फॉर्म का नाम है पास 5, PAS। पास किधर से आया सर? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो इधर से PA और S ले लीजिए आप, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो पास 5 के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जिस दिन हमने पास 5 के अंदर एंट्री कर लिया, जिस दिन हमने अपने रिकॉर्ड में आपका नाम लिख लिया, उसके नेक्स्ट 30 दिन के अंदर हम आपको ये ऑफर देंगे। जिस दिन हमने एंट्री कर लिया अपने पास 5 में आपका नाम, वहां से 30 दिन के अंदर हम आपको एक ऑफर देंगे। उस ऑफर का नाम क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। हम आपको एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर देंगे और वही ऑफर के साथ आपको एक एप्लीकेशन का फॉर्म भी दिया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। ठीक है, हमने आपको एक फॉर्म दिया। जब पब्लिक ऑफर करते हैं ना तो आम जनता के लिए एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है प्रोस्पेक्टस। जिस प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी जरूरी बातें लिखी हुई है, उसको पढ़ने के बाद ही आम जनता ये डिसाइड करती है कि हमें सिक्योरिटीज खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। सिमिलरली कंपनी जब कुछ गिने चुने लोगों के पास गई तो उन गिने चुने लोगों को भी, उन सिलेक्टेड पर्संस को, उन आइडेंटिफाइड पर्संस को भी तो बताएगी ना कि भाई हमारी कंपनी का डिटेल्स क्या है, हम आपके पैसे का क्या करना चाहते हैं। तो कहां लिखा रहेगा? इसके लिए कंपनी उनको देती है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। ठीक है, और इसका भी एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या है? पास 4। ठीक है, इसका भी एक फॉर्मेट होता है पास 4। तो ये पास 4 कब दिया जाता है? पहले आप पास 5 में उनका नाम रिकॉर्ड करते हैं, फिर वहां से 30 दिन के अंदर आप उनको एक फॉर्म देते हैं पास 4, जिसके अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर एप्लीकेशन होता है। चलिए, ये एप्लीकेशन इन आइडेंटिफाइड पर्संस को मिल चुका है। अब वो लोग क्या करेंगे? अब वो उस ऑफर लेटर को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अगर उनको लगा कि हमें इस कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदनी चाहिए तो फिर वो लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन करेंगे। और एप्लीकेशन के साथ साथ सिक्योरिटीज का जो पैसा है, जो सब्सक्रिप्शन मनी है, वो सब्सक्रिप्शन मनी भी जमा करवाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ साथ सिक्योरिटीज का पैसा भी जमा करवाएंगे। ये पैसा किस तरीके से आएगा? ये सब्सक्रिप्शन मनी जो है ये सिर्फ चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू आना चाहिए। मतलब कि किसी ने बोला कि सर ये लीजिए नोट की गड्डी, 2,000 के बंडल हमने आपके ऑफिस में पहुंचा दिए, तो क्या ये कैश के अगेंस्ट शेयर्स खरीदा जा सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट में? आंसर इज नो। आपका जेन्युइन बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए, एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई किसके अकाउंट से ये पैसा आया है। करेक्ट? तो एक प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्री होगी, उसकी एक प्रॉपर बैंक अकाउंट से वो पैसा आना चाहिए, बैंकिंग चैनल से ही पैसा आएगा। कैश में आप प्राइवेट प्लेसमेंट के शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकते। साफ तौर पे लिखा हुआ है दैट दिस सब्सक्रिप्शन मनी हैज टू बी आइदर इन चेक, डिमांड ड्राफ्ट, अदर बैंकिंग चैनल, बट नॉट इन कैश। देखो, कैश में नहीं हो सकता। करेक्ट? और ये जो भी पैसा मिलेगा, ये पैसा कंपनी अपने नॉर्मल अकाउंट में नहीं रखेगी, उसके लिए अलग से अकाउंट खोलेगी। एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन होगा शेड्यूल्ड बैंक में, और उस सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर ये पैसा कंपनी जमा करके रखेगी। दिस मनी हैज टू बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक। और यहां से कंपनी अपनी कोई जमीन खरीदने के लिए, कोई जायदाद खरीदने के लिए, किसी क्रेडिटर को देने के लिए जब मन तब पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकती। जब तक आपने सामने वाले को, जो एप्लीकेंट है, उसको शेयर्स अलॉट नहीं किया, तब तक आप पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है कि ये जो पैसा अपने अकाउंट में जमा करवाया, जो एप्लीकेशन का पैसा आया, वो पैसा आपने एक सेपरेट अकाउंट में जमा करवा दिया। और ये पैसा आप कहां इस्तेमाल कर सकते हो? सर सिर्फ 2 चीजों के लिए, या तो अलॉटमेंट के लिए या तो रिफंड के लिए। अगर आपने उनको शेयर्स दे दिया तो इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर अगर आपने उसको शेयर्स नहीं दिया तो फिर ये पैसा आपको एज इट इज वापस लौटाना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए जमा हुए हैं तो इस 10 करोड़ के अगेंस्ट या तो आप शेयर्स दीजिए, अगर आपने शेयर्स नहीं दिया तो आप पैसा रिफंड करिए। चलिए, तो ये शेयर्स कितने दिन के अंदर देना होता है? जिस दिन आपको पैसा रिसीव हुआ था, जिस दिन आपको पैसा रिसीव हुआ था
उसके 60 डेज के अंदर आपको शेयर्स अलॉट कर देना चाहिए। ठीक है, जिस दिन आपको पैसा रिसीव हुआ उसके 60 दिन के अंदर आप एप्लीकेंट को शेयर्स अलॉट कर देंगे। अब सवाल आया, क्या आपने 60 दिन के अंदर शेयर्स अलॉट किया? यस और नो। अगर आपने शेयर्स अलॉट किया था तो क्या करना है, जाइए और आरओसी को बता दीजिए कि भाई साहब हमें पैसा मिला था और हमने शेयर्स अलॉट कर दिया। कैसे बताएंगे? एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पास 3। कितने दिन के अंदर फाइल करना होगा? जिस दिन आपने अलॉटमेंट किया उसके 15 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना है। ठीक है, जिस दिन आपने अलॉटमेंट किया उसके 15 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना है, पास 3। सर अगर हमने 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट नहीं किया तो क्या होगा? कोई बात नहीं बेटा, अगर आप अलॉट नहीं कर पाए तो चलिए अब आप उनका पैसा वापस कर दीजिए। तो पैसा वापस करने के लिए भी आपको कितने दिन का समय दिया जाएगा? 15 दिन का समय दिया जाएगा। अगर आपने अलॉट किया तो 15 दिन के अंदर आरओसी को बताइए, अलॉट नहीं किया तो 15 दिन के अंदर आप उनका पैसा वापस करिए। यू हैव टू रिफंड। सर ये जो हमने 75 डेज तक पैसा अपने पास रखा, ठीक है, जिस दिन पैसा मिला था वहां से 60 डेज पैसा हमारे पास था, फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन हमने रिफंड करने में लगाया, तो 60 + 15 करेक्ट। जिस दिन रिसीव हुआ 60 दिन हमारे पास था, फिर 15 दिन के अंदर हमने उसको रिफंड किया, तो 75 डेज तक पैसा हमारे जेब में पड़ा हुआ था। तो क्या एप्लीकेंट इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी मांगेगा कि भाई तुमने हमें शेयर्स तो दिया नहीं, हमारा पैसा तुमने 75 डेज तक यूज किया, तो चलो इसके ऊपर इंटरेस्ट दो? बोला नहीं, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है। बट अगर आपने 15 दिन के अंदर पैसा लौटाया नहीं, अगर आपने 15 दिन के अंदर पैसा नहीं लौटाया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लो कि आपने 76th डे को पैसा लौटाया, ठीक है, आपने 75 डेज के अंदर नहीं लौटाया, 15 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद आपने पैसा लौटाया, तो क्या होगा? तो फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कब से शुरू होगा? इस 60 दिन के बाद से इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, मतलब कि आपको इस 15 दिन का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप 75 डेज के अंदर दे देते हो तो कोई इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने 75 डेज के अंदर नहीं दिया, 60 + 15 डेज के अंदर नहीं दिया, उसके बाद देते हो, तो उस 15 दिन के लिए भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पहले 60 दिन के लिए आपको इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है, उसके बाद से आपका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। अगर आप 15 दिन के बाद देते हो तो सर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? ज्यादा नहीं बेटा, 12% पर एनम, ठीक है, 12% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलो अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने 15 दिन के अंदर पास 3 फाइल नहीं किया तो क्या होगा? मान लीजिए कि आपने शेयर्स का अलॉटमेंट कर दिया था, ठीक है ना, आपने शेयर्स का अलॉटमेंट कर दिया था 60 दिन के अंदर, तो आपको क्या करना था? 15 दिन के अंदर एक फॉर्म फाइल करना था, पास 3। आपने शेयर्स दे दिया मगर ये फॉर्म फाइल नहीं किया तो क्या होगा? कुछ नहीं, आपकी कंपनी के ऊपर, आपके डायरेक्टर्स के ऊपर, आपके प्रमोटर्स के ऊपर एक फाइन लगेगा, एक पेनल्टी लगेगा। कितने रुपए का? 1000 रुपीज पर डे, बट मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक, उससे ज्यादा का नहीं। अब यहां पे लिखा हुआ है कि प्राइवेट प्लेसमेंट का जो ऑफर होता है वो इंडिविजुअल नेम से जाएगा, मतलब कि जब आपने पब्लिक को ऑफर दिया था तो आपको तो पता भी नहीं है कि किस इंसान के पास आपका प्रोस्पेक्टस जा रहा है, कौन आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा, आपको कुछ पता नहीं है। तो आप मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड को ऑफर नहीं देते हो, आप एक सिंपल ऑफर देते हो, डियर पब्लिक, आप किसी का नाम नहीं लेते हो। बट प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर तो आपको पता है कि ये गिने चुने लोग हैं जो मुझे पैसा देंगे, तो आप विक्रम अग्रवाल को ये लेटर लिख सकते हो कि डियर विक्रम अग्रवाल, आई एम मेकिंग एन ऑफर टू यू, ठीक है, डियर मिस्टर एक्स, आई एम मेकिंग एन ऑफर टू यू, डियर मिस्टर वाई, आई एम मेकिंग एन ऑफर टू यू। आप उसके नाम से उसको ऑफर दे सकते हो। तो ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेटर है वो इंडिविजुअल नेम से आपको देना है। नो रिनंसिएशन, रिनंसिएशन नहीं हो सकता, मतलब कि विक्रम अग्रवाल के पास ऑफर आया, मुझे लगा कि यार ऑफर तो अच्छा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि देख मेरे पास एक ऑफर आया यार तू खरीद ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऑफर आपको दिया गया तो आप ही को अप्लाई करना पड़ेगा, आप ये ऑफर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी और के फेवर में इसको रिनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कंपनी ने ऑफर आपको दिया है तो एप्लीकेशन आप ही को करना है, आप ये ऑफर किसी और के फेवर में रिनाउंस नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, शिफ्टिंग नहीं हो सकता ऑफर का। फिर लिखा नो मार्केटिंग, पब्लिक में इसका एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। जब आप पब्लिक को ऑफर दे ही नहीं रहे हो, आप तो गिने चुने लोगों को अप्रोच करते हो, उनको ऑफर देते हो, तो फिर पब्लिक के पास जाके एडवर्टीजमेंट करने का मतलब क्या बनता है? इस ऑफर का कोई मार्केटिंग नहीं होगा, पब्लिक में कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। फिर लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर्स, अगर जॉइंट होल्डर्स थे, दो लोगों ने मिलकर अप्लाई किया, तो किसके अकाउंट से पैसा आएगा?
पहले आदमी के या दूसरे आदमी के? सर जिसका नाम पहले लिखा हुआ है उसके अकाउंट से पैसा आएगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मनी शैल बी पेड बाय द फर्स्ट होल्डर। चलिए अभी तक जितना पढ़ा उसको दोबारा देखते हैं, फिर 5 मिनट्स का वापस से और अपने को इसके अंदर में डिस्कशन करना है। तो अगर एक कंपनी शेयर्स बेच के पैसा रेज करना चाहती है तो पब्लिक से भी कर सकती है और कुछ गिने चुने लोगों के पास भी जा सकती है। हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 42 जिसके अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट का बात हुआ है। कुछ गिने चुने लोगों के पास कंपनी ने अप्रोच किया है। तो कंपनी ने अप्रोच किया कुछ आइडेंटिफाइड पर्संस को और बोला कि भाई साहब हमारी सिक्योरिटीज ले लीजिए। सिक्योरिटीज के अंदर कौन सी सिक्योरिटी? इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, डिबेंचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन लोगों को आइडेंटिफाई किसने किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। सर कितने लोगों को आप सिक्योरिटी बेच सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर? एक साल में मैक्सिमम 50 लोगों को ये सेक्शन 42 कहता है। लेकिन रूल्स में लिखा हुआ है कि आप 200 लोगों तक दे सकते हैं, 200 लोगों को दे सकते हैं। तो चलिए हम रूल्स को फॉलो करेंगे और 200 लोगों को आप दे सकते हैं एक साल में सिक्योरिटी। ये 200 लोगों का लिमिट पर सिक्योरिटी है। इक्विटी के लिए 200 अलग, प्रेफरेंस के लिए अलग, डिबेंचर के लिए अलग। इस 200 लोगों की लिमिट में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और अपने एम्प्लॉइज को काउंट मत करिएगा जिन एम्प्लॉइज को आपने ईसॉप के अंदर शेयर्स दिया है। अगर आपने 200 से ज्यादा लोगों को दे दिया, गलती हो गई, तो फिर सरकार इसको प्राइवेट प्लेसमेंट की जगह पब्लिक ऑफर ट्रेड कर लेगी। और अगर आप एक एनबीएफसी है या फिर एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो अपने आरबीआई या नेशनल हाउसिंग बैंक के गाइडलाइंस के हिसाब से सिक्योरिटीज इशू कर रही है, तो फिर वहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कंपनी क्या करेगी? जिन गिने चुने लोगों को कंपनी ने अप्रोच किया था उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा पास 5 के अंदर। उसके 30 दिन के अंदर हम उन लोगों तक एक प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेटर भेज देंगे पास 4 के अंदर। जब उनको एप्लीकेशन का ऑफर मिला, जब उनको ऑफर लेटर मिला प्राइवेट प्लेसमेंट का, तो उसके बाद वो लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन करेंगे और एप्लीकेशन मनी भी देंगे, सब्सक्रिप्शन मनी भी देंगे। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग चैनल के थ्रू आना चाहिए, कैश में नहीं आना चाहिए। इस पैसे को कंपनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में मेंटेन करके रखेगी जहां से या तो शेयर्स अलॉटमेंट होंगे या फिर वो पैसा रिटर्न किया जाएगा। सर अगर अलॉटमेंट किया जाएगा तो कितने दिन के अंदर? जिस दिन पैसा रिसीव हुआ था, जिस दिन पैसा मिला था, उसके 60 दिन के अंदर आप अलॉटमेंट कर दीजिए। अगर आपने 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट किया तो क्या करेंगे? सर अगर अलॉटमेंट कर दिया तो आरएससी को बता दीजिए कि हमने अलॉटमेंट किया है। कैसे बताएंगे? एक फॉर्म फाइल करेंगे, 15 दिनों के अंदर एक फॉर्म फाइल करेंगे, पास 3। सर अगर हमने अलॉटमेंट नहीं किया, सर अगर अलॉटमेंट नहीं किया तो चलिए आप पैसा वापस दे दीजिए, 15 दिन के अंदर आप उनका पैसा रिटर्न कर दीजिए। और अगर आपने 15 दिन के अंदर रिटर्न नहीं किया तो क्या होगा? सर 15 दिन के अंदर रिटर्न नहीं किया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कब से शुरू हो जाएगा? 60 दिन के बाद से। पहले 60 दिन हमने माफ किया, उसके बाद से आपके इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। चलिए अगर 15 दिन के अंदर हमने अलॉटमेंट तो कर दिया लेकिन फॉर्म फाइल नहीं किया, करेक्ट, हमने अलॉटमेंट तो कर दिया लेकिन 15 दिन के अंदर फॉर्म फाइल नहीं किया, तो क्या होगा? तो फिर कंपनी, उसके डायरेक्टर, उसके प्रमोटर, हर किसी के ऊपर में पेनल्टी लगेगी 1000 रुपए पर डे की। अब यहां पे कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स भी है कि कंपनी जब प्राइवेट प्लेसमेंट करती है तो कंपनी को 2 तरीके के रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं, एक बोर्ड रेजोल्यूशन और एक स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन यहां पे भी एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई कंपनी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू करना चाहती है, अगर कोई कंपनी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू करना चाहती है और इस इशू का जो भी अमाउंट है वो सेक्शन 181C की लिमिट के अंदर है। सेक्शन 181C की लिमिट क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। मान लेते हैं कि कंपनी का पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला करके होते हैं 50 करोड़ रुपए। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि कंपनी का पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला के 50 करोड़ है। ठीक है, और कंपनी डिबेंचर्स इशू करना चाहती है कितना? कंपनी का ऑलरेडी लोन लिया हुआ है 20 करोड़ रुपए का और कंपनी डिबेंचर इशू करना चाहती है 25 करोड़ रुपए का। तो डिबेंचर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लोन, अपने को पता है कि डिबेंचर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लोन। तो पहले से कंपनी का 20 करोड़ का लोन लिया हुआ है और डिबेंचर इशू करना चाहती है 25 करोड़ का, तो ये दोनों मिला के भी कितना हो रहा है सर? 45 करोड़ हो रहा है। मतलब कि हमारे पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को एक्सीड नहीं होगा। अगर हम डिबेंचर इशू कर भी देंगे तो भी सेक्शन 181C की लिमिट के अंदर ही है। ठीक है, सेक्शन 181C की लिमिट क्या बोलती है कि आपके लोन वगैरह जो है
वो पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम को एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कितना है सर? 50 करोड़। हमने ऑलरेडी लोन कितना लिया हुआ है? 20 करोड़ का, और डिबेंचर कितना और दे रहे हैं हम? 25 करोड़। तो मिला के भी कितना होगा? 45 करोड़। मतलब कि इस लिमिट को हम एक्सीड नहीं करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप लिमिट को एक्सीड नहीं करने वाले हैं तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करिए, आपका काम हो जाएगा। आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में, ठीक है ना। बाद बाकी कोई सिक्योरिटी अगर आप इश्यू करोगे, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, कुछ भी हो, तो फिर देखो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना कंपलसरी होता है। ये एक्सेप्शन है सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए। और यहां पे एक और बात लिखा हुआ है कि अगर कंपनी ने सेक्शन 42 का वायलेशन किया, 200 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटीज बेच दिया, या फिर प्रॉपरली पास 4, पास 5 मेंटेन नहीं किया, ऑफर ढंग से नहीं दिया, पैसा गलत तरीके से ले लिया, तो देखो फिर कितने रुपए की पेनल्टी लगेगी कंपनी के ऊपर में? या तो अमाउंट इन्वॉल्व इन द प्राइवेट प्लेसमेंट, या फिर 2 करोड़ रुपया, विच एवर इज लोअर। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अगर कंपनी ने 50 लाख रुपए उठाए थे, ठीक है, तो कितने की पेनल्टी लगेगी सर? अमाउंट इन्वॉल्व या फिर 2 करोड़, विच एवर इज लेस, तो 50 लाख की पेनल्टी लगेगी। चलिए, अगर 50 करोड़ रुपए उठाए थे तो कितनी की पेनल्टी लगती? 2 करोड़ की, विच एवर इज लेस। प्लस जितना रुपया कंपनी ने उठाया था वो रुपया वापस देना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। जो पैसा हमने उठाया था वो पैसा भी वापस करना पड़ेगा। तो ये पेनल्टी अलग और पैसा भी देना पड़ेगा। पैसा भी गया और हाथ से पेनल्टी अलग से देनी पड़ेगी। ठीक है, विद 12% इंटरेस्ट विद इन 30 डेज। जिस दिन सरकार ने आपको बोला कि बेटा आपने गलती किया है, पैसा रिटर्न करो, तो वहां से 30 दिन के अंदर आपको पैसा रिटर्न करना है, और पेनल्टी तो अलग एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये था पूरा सेक्शन 42 अलॉन्ग विद रूल्स। अब इसके अंदर में डिटेल में जो लिखा हुआ है, सरकार ने जो पब्लिश किया सेक्शन 42 और रूल 14, उसको समझ लेते हैं हम लोग। हम लोगों का अभी तक का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है सेक्शन 42 और रूल 14 के ऊपर में। स्टिल जो बुक में लिखा हुआ है, जो सेक्शन में लिखा हुआ है, वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। सेक्शन 42 का अगर बात किया जाए तो प्राइवेट प्लेसमेंट टू बी एज पर सेक्शन 42 क्या लिखा हुआ है कि एक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको सेक्शन 42 का पालन करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा सेक्शन 42 को। तो दिस इज वेरी सिंपल। अ कंपनी में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। कंपनी सिक्योरिटीज का प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, वहां पे आपको परमिशन दिया गया। दूसरा क्या लिखा हुआ? इशू टू लिमिटेड नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड पर्संस, कि आप किसको इशू कर सकते हैं? लिमिटेड नंबर ऑफ पर्संस को आप इशू कर सकते हैं। A private placement shall be made only to a select group of persons. Private placement आप एक selected persons को ही कर सकते हैं who have been identified by the board of directors, जिसको board of directors ने आइडेंटिफाई किया है। ऐसे लोगों को क्या बोला जाएगा? They will be called identified persons whose number shall not exceed 50, और ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50, या फिर such higher number as may be prescribed, such higher number as may be prescribed। और हमने समझ चुका है कि हायर नंबर कितना है? 200। एक्सक्लूडिंग QIBs एंड एम्प्लॉइज जिनको ESOP के तहत शेयर्स दिए गए हैं। तो चलिए, ये जो 50 लोग हैं या 200 लोग हैं, इनकी लिमिट में आप QIBs को या फिर अपने एम्प्लॉइज को काउंट मत करिएगा। जिनको आपने ESOP के अंदर शेयर्स दिया है उन एम्प्लॉइज को काउंट मत करिएगा। और ये लिमिट भी किस तरह की है? इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल में। ठीक है, तो कंपनी हर साल 200 लोगों को शेयर्स दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। और ये कंडीशंस क्या है? ये रूल में लिखा हुआ है, जब रूल पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा अपने को। प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर और एप्लीकेशन। चलिए, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी मेकिंग प्राइवेट प्लेसमेंट शैल इश्यू अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन। कंपनी विल इश्यू अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किसको दिया जाएगा? टू द आइडेंटिफाइड पर्संस। आइडेंटिफाइड पर्संस को ये ऑफर दिया जाएगा जिनका नाम, हुज नेम्स एंड एड्रेसेस आर रिकॉर्डेड बाय द कंपनी, जिनका नाम कंपनी ने रिकॉर्ड करके रखा है। कहां? पास 5 में रिकॉर्ड करके रखा है। Provided that the private placement offer and application shall not carry any right of renunciation. इसके अंदर renunciation का अधिकार नहीं होगा। आपको ऑफर दिया गया, आप अप्लाई करोगे, किसी और के फेवर में इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। If securities are offered or allotted to more than the prescribed number of persons, अगर आपने ज्यादा लोगों को ऑफर दे दिया तो क्या होगा? And the same shall be deemed to be an offer to the public. तो ये मान लिया जाएगा कि आपने ऑफर किसको दिया है? पब्लिक को दिया है। ठीक है, वेदर पेमेंट रिसीव्ड और नॉट, पैसा मिला हो या ना मिला हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
वेदर कंपनी इंटेंड्स टू लिस्ट और नॉट, कंपनी अपना लिस्टिंग करवाना चाहती है कि नहीं करवाना चाहती है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। बेटा आपने 200 से ज्यादा को दिया ना तो उसको पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा। एंड शैल अकॉर्डिंगली बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, तो पब्लिक ऑफर के जो नियम है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। एप्लीकेशन एंड पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल्स, तो आइडेंटिफाइड पर्संस जो शेयर्स खरीदना चाहते हैं, विलिंग टू सब्सक्राइब शैल अप्लाई, तो उनको क्या करना है, अप्लाई करना है। एंड एप्लीकेशन इश्यूड टू सच पर्संस अलोंग विथ सब्सक्रिप्शन मनी, अप्लाई करना है अलोंग विथ सब्सक्रिप्शन मनी, which should be paid either by check or demand draft or other banking channel and not by cash, कैश के थ्रू आप पेमेंट नहीं करोगे। provided that a company shall not utilize the money raised, इस पैसे को कंपनी तब तक हाथ नहीं लगाएगी जब तक कि शेयर्स का अलॉटमेंट ना हो जाए और हमने आरओसी को इस बात का जानकारी नहीं दिया, ठीक है ना, तब तक इस पैसे को हाथ नहीं लगाया जा सकता। अनलेस अलॉटमेंट इज मेड एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज फाइल्ड, जब तक अलॉटमेंट नहीं हो गया और आपने रिटर्न जमा नहीं कर दिया तब तक आप इस पैसे को हाथ नहीं लगा सकते। नो फ्रेश ऑफर बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस अलॉटमेंट, चलिए तो क्या कहा गया कि कंपनी एक साल में 200 लोगों को सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। तो यहां पे मान लिया जाए कि कंपनी ने अप्रैल 2021 में 50 लोगों को सिक्योरिटी इशू किया था, ठीक है, कंपनी ने ऑफर दिया था, उनका पैसा आया और कंपनी ने अलॉटमेंट भी कर दिया। फिर कंपनी का मन किया तो कंपनी ने जुलाई 2021 में और 40 लोगों को सिक्योरिटीज इशू करने के लिए ऑफर निकाला। तो क्या निकाल सकते हैं? बोला हाँ सर, एक बार में 200 लोगों को देना जरूरी थोड़ी है, एक साल में 200 लोगों को दे सकते हैं, मतलब कि आप ब्रेक करके भी दे सकते हो। आप साल में 4 बार ऑफर दीजिए, क्या दिक्कत है, लेकिन उन सारे ऑफर्स को मिला के 200 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जुलाई में जो आप ऑफर दे रहे हो, पहले ये देख लो कि पिछला वाला ऑफर कंप्लीट हो चुका है, या तो आपने इस ऑफर के तहत जब पैसा आया तो आपने उनको अलॉटमेंट कर दिया या फिर उनका पैसा रिफंड कर दिया, जो भी है, पुराना वाला ऑफर कंप्लीट होने के बाद ही आप नया ऑफर दे सकते हो, यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। नो फ्रेश ऑफर शैल बी मेड अनलेस द अलॉटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफर मेड अर्लियर, जो आपने पहले ऑफर दिया था, हैव बीन कंप्लीटेड, या फिर दैट ऑफर हैज बीन विड्रॉन और अबैंडन्ड, या फिर आपने वो ऑफर विड्रॉ कर लिया था। मतलब कि पुराने वाले ऑफर का क्रियाक्रम हो जाना चाहिए, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही नया ऑफर दे सकते हैं। सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम नंबर, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम नंबर अ कंपनी में एट एनी टाइम मेक मोर देन वन इशू, देखो वही लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर एक्सीड नहीं होना चाहिए, आप एक से ज्यादा इशू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 50, यहाँ 40, सर 90 लोग ही तो हुए ना, क्या दिक्कत है? एक बार में 200 लोग मिले ऐसा जरूरी थोड़ी है, पहले हमें 50 लोग मिले, फिर 3-4 महीने के बाद और 40 लोग मिले जो पैसा देने के लिए तैयार थे, तो हम अलग अलग ऑफर दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट और रिफंड, कितने दिन में अलॉटमेंट हो जाना चाहिए या रिफंड हो जाना चाहिए? तो अलॉटमेंट का टाइमलाइन था 60 दिन। अ कंपनी मेकिंग एन ऑफर अंडर दिस सेक्शन शैल अलॉट इट्स सिक्योरिटीज विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जिस दिन पैसा मिला उसके 60 दिन के अंदर अलॉट कर दीजिए। एंड इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू अलॉट, और अगर 60 दिन के अंदर कंपनी अलॉट नहीं कर पाई तो क्या करना पड़ेगा? 15 दिन के अंदर वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। इट शैल रीपे द एप्लीकेशन मनी विद इन 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, 60 दिन खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर आपको वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। एंड इफ द कंपनी फेल्स टू रीपे विद इन द अफोरसेड पीरियड, और अगर कंपनी 15 दिन के अंदर पैसा रिटर्न नहीं कर पाई तो क्या होगा? then the company shall be liable to repay the money along with interest at the rate of 12% per annum, तो फिर वो पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, और ये इंटरेस्ट कब से शुरू होगा? 60 दिन के बाद से, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60th डे, 60 दिन के बाद से वो इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। सेपरेट बैंक अकाउंट, जो भी पैसा कंपनी को रिसीव हुआ है, मनी इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन शैल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक, और यहां से सिर्फ 2 ही चीजें होंगी, या तो अलॉटमेंट या तो रिफंड। एंड शैल नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्पस अदर देन एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट या फिर रिपेमेंट ऑफ मनीज, सिर्फ 2 ही होगा, या तो अलॉटमेंट या तो रिफंड। नो मार्केटिंग, नो कंपनी इशूइंग सिक्योरिटीज अंडर दिस सेक्शन शैल रिलीज एनी पब्लिक एडवर्टीजमेंट or use any media marketing or other channels to inform the public about such issue। आप पब्लिक को बता ही क्यों रहे हो भाई, जब ये पब्लिक के लिए है नहीं, जब गिने चुने लोगों के लिए है तो आप पब्लिक को बता क्यों रहे हो? ये गलत है, आप पब्लिक को इन्फॉर्म मत करिए। फिर लिखा हुआ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, जब कंपनी ने सिक्योरिटीज अलॉट कर दिया उसके बाद क्या करना है? अ कंपनी मेकिंग एन अलॉटमेंट शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जमा करिए, कितने दिनों के अंदर? 15 दिनों के अंदर, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट।
इंक्लूडिंग अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ अलॉटीज, और पूरा लिस्ट दीजिए कि हमने किसको किसको शेयर्स दिया है। डिफॉल्ट इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद इन टाइम लिमिट, अगर आपने 15 दिन के अंदर, अगर आपने 15 दिनों के अंदर ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जमा नहीं किया तो क्या होगा? इफ अ कंपनी डिफॉल्ट्स इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद इन द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड, इन द कंपनी, इट्स प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स, इन सब के ऊपर पेनल्टी लगेगा 1000 रुपीज फॉर ईच डे, बट मैक्सिमम अप टू 25 लाख रुपया, बस उससे ज्यादा का पेनल्टी इन पे नहीं लग सकता। पेनल्टी फॉर मेकिंग एन ऑफर और एक्सेप्टिंग मनी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 42, अगर आपने सेक्शन 42 के खिलाफ जाकर के ऑफर दिया या पैसा ले लिया तो क्या होगा? भयानक पेनल्टी लगेगा आपके ऊपर। इफ अ कंपनी मेक्स एन ऑफर और एक्सेप्ट्स मनी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, द कंपनी, इट्स प्रमोटर्स, इट्स डायरेक्टर्स, उन सब के ऊपर पेनल्टी लगेगी विच में एक्सटेंड टू द अमाउंट रेज्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, अमाउंट रेज्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, या फिर 2 करोड़ रुपया विच एवर इज लोअर, जितना पैसा आपने उठाया है तो उतना पेनल्टी लगेगा, या फिर 2 करोड़ रुपया लगेगा विच एवर इज लोअर। एंड इसके साथ साथ कंपनी शैल ऑल्सो रिफंड द मनीज विद इंटरेस्ट, और जितना पैसा आपने लिया तो पैसा तो रिटर्न करना ही पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। और इंटरेस्ट कितना सर? जो सबसेक्शन 6 में दिया हुआ था, मतलब 12%, जिससे ऊपर में दिया हुआ था 12%, तो वही लगेगा। डीम्ड पब्लिक ऑफर, एनी प्राइवेट प्लेसमेंट इशू नॉट मेड इन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42, अगर 42 के हिसाब से आपने प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया, अगर आपने 200 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटीज ऑफर कर दिया तो इसको मान लिया जाएगा एक पब्लिक ऑफर, इट विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक ऑफर। और ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेबी एक्ट, वो सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे, आपको सारा कानून पालन करना पड़ेगा। तो ये था सेक्शन 42, आई गेस समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं रूल 14 के बारे में। रूल 14 ऑफ कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014। तो यहां सबसे पहला बात लिखा हुआ है स्पेशल रेजोल्यूशन। A company shall not make an offer or invitation to subscribe its securities through private placement unless it has been approved through a special resolution। आपने पहले एक मीटिंग बुला करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, उसके बाद ही आपने ये ऑफर दिया होगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जब आपने एक नोटिस इशू किया होगा शेयर होल्डर्स को कि भाई साहब मीटिंग होने वाली है, आइएगा और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करिएगा, तो याद रखेंगे हम लोग कि इशू ऑफ सिक्योरिटीज इज नॉट एन ऑर्डिनरी बिजनेस, दिस इज अ स्पेशल बिजनेस, और स्पेशल बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है एज पर सेक्शन 102। तो सेक्शन 102 के हिसाब से आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है। उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे? द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफर, कि भाई हम ऑफर किस इंसान को दे रहे हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन किस दिन पास हुआ था, कौन सा सिक्योरिटी देंगे, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, उस एक सिक्योरिटी का प्राइस हमने क्या डिसाइड किया है, हमने कैसे ये प्राइस डिसाइड किया, हमारे मन में आया तो कर लिया या फिर हमने एक फॉर्मूला तैयार किया था, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ द प्राइस, किस इंसान ने ये प्राइस कैलकुलेट किया, नेम एंड एड्रेस ऑफ द वैल्यूअर, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कंपनी टोटल कितना पैसा उठाना चाहती है मार्केट से या लोगों से, अमाउंट विच द कंपनी इंटेंड्स टू रेज बाय वे ऑफ सच सिक्योरिटीज, मटेरियल टर्म्स, प्रपोज्ड टाइम शेड्यूल कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, पैसा क्यों उठाना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन मेड बाय प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स डायरेक्टर्स ने जो कंट्रीब्यूशन दिया वो भी बताइए, टर्म्स ऑफ एसेट्स चार्ज्ड, टर्म्स ऑफ एसेट्स चार्ज मतलब कि हम शेयर्स के साथ डिबेंचर भी दे सकते हैं और डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है और लोन के ऊपर हम चार्ज भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमने जी पॉइंट लिख करके ना यहाँ पे एक स्टार मार्क लगा हुआ है, एक्चुअली जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां पे पॉइंट नंबर एफ तक ही है, बट सिंस ये एक डिफरेंट पॉइंट है तो यहाँ मैंने अलग से पॉइंट नंबर जी ऐड किया है, ठीक है, कि अगर डिबेंचर वगैरह होते हैं तो चार्ज भी क्रिएट हो सकता है, तो हम अपने शेयर होल्डर्स को बताएंगे कि भाई हम ये डिबेंचर बेचेंगे और बदले में अपनी ये प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रखेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर इश्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, अगर आप एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करते हो, अबव शैल नॉट अप्लाई, अबव नहीं अप्लाई करेगा, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ ऑफर फॉर एनसीडीज where the proposed amount to be raised does not exceed the limit of section 181C, अगर लिमिट को एक्सीड नहीं करता तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, एंड इन सच केसेस बोर्ड रेजोल्यूशन वुड बी एडिक्वेट, आपने जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया वही सफिशिएंट है। हाँ, अगर ये अमाउंट 181C की लिमिट को क्रॉस करता है तो क्या होगा, इन केस द प्रपोज्ड अमाउंट एक्सीड्स द लिमिट, तब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, लेकिन
जितनी बार ऑफर दोगे, बार बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, आप साल में एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो तो भी काफी है, ठीक है ना। हमने सीखा कि हम बार बार ऑफर दे सकते हैं, तो बार बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार कर लो तो भी आपका काम चलेगा। It shall be sufficient if the company passes a previous special resolution only once in a year for all the offers, ठीक है। सारे ऑफर्स के लिए अगर आप एक बार भी कर दो तो चलेगा, बट एनसीडीज के लिए, ठीक है ना, ये जो भी पढ़ रही है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए, नॉर्मल शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस टू हुम ऑफर इज टू बी मेड, आप कितने लोगों को ऑफर दे सकते हो, तो 42 में लिखा हुआ था 50 लोग और यहां लिखा हुआ है 200। इट शैल नॉट बी मेड टू मोर देन 200 पर्संस, और ये जो है QIBs और एम्प्लॉइज शैल नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ 200, तो ये सेम बात लिखी हुई है, बस 50 की जगह 200 लोग होते हैं, ये यहां पे लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, द रेस्ट्रिक्शन शैल बी कैलकुलेटेड इंडिविजुअली फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी। देखो यहां लिखा हुआ है कि 200 की लिमिट जो ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी के लिए है, प्रेफरेंस के लिए अलग, इक्विटी के लिए अलग, डिबेंचर के लिए अलग। फॉर्म पास 4, तो पास 4 के अंदर क्या आता है, प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेटर। A private placement offer cum application letter shall be in pass 4, ठीक है, और ये फॉर्म सीरियली नंबर्ड होगा और आप इंसान के नाम से भेजोगे, इंडिविजुअल नाम से भेजोगे, addressed specifically to the person to whom offer is made and sent to him either in writing or electronic mode। आप उसको फिजिकल फॉर्म में भी दे सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी दे सकते हो, ऑफर कैसे भी दिया जा सकता है। और ये ऑफर कितने दिन के अंदर देना है, सो जिस दिन हमने रिकॉर्ड में एंट्री किया था वहां से 30 दिन के अंदर। It shall be made within 30 days of recording the names and addresses of such person, provided that no person other than the person so addressed shall be allowed to apply, ठीक है। जिस इंसान को आपने भेजा है सिर्फ वही अप्लाई करेगा, कोई अदर पर्सन अप्लाई नहीं कर सकता। And if any application not conforming to this condition shall be invalid, और अगर किसी और ने अप्लाई कर दिया तो वो एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगा। फॉर्म नंबर पास 5, ये क्या था, रिकॉर्ड जो मेंटेन करते थे वही पास 5 था। The company shall maintain a complete record of private placement offers in firm number pass 5। अब यहाँ लिखा हूँ मोड ऑफ पेमेंट, तो देखो ये भी वही सेम बात रिपीट किया हुआ है, that the company shall keep a record of the bank account जहां से पैसा रिसीव हुआ है, money payable on subscription held by joint holders, अगर joint holders है तो जिसका नाम पहले नजर आ रहा है उसके अकाउंट से पैसा आएगा। It shall be paid from the bank account of the person whose name appears first in the application, provided कि अगर आपने पैसा लिया ही नहीं है, भाई हमने शेयर्स दिया है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वेयर शेयर्स हैव बीन इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फिर काहे का बैंकिंग चैनल और काहे का कैश, यहां तो पैसा ही इन्वॉल्व नहीं है, तो ये सब रूल को आप भूल जाइएगा। फिर लिखा हुआ है पास 3, पास 3 क्या था, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ अलॉटमेंट, 15 दिन के अंदर आरओसी को बताना था, किस फॉर्म में बताएंगे, पास 3 के अंदर बताएंगे along with a complete list of allottees। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लिमिट ऑफ पर्संस, ये लिमिट ऑफ पर्संस कहां एप्लीकेबल नहीं होगा, NBFCs या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा इफ दे आर कंप्लाइंग विद द रेगुलेशंस मेड बाय RBI और नेशनल हाउसिंग बैंक, अगर उनका रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको ये लिमिट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट अगर RBI ने या नेशनल हाउसिंग बैंक ने कोई लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं किया है, कोई रेगुलेशंस प्रेस्क्राइब नहीं किया है, तो फिर इन कंपनीज को भी वो लिमिट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, इफ दे आर फॉलोइंग द रेगुलेशंस ऑफ RBI एंड NHB, हाउएवर सच कंपनीज शैल कंप्लाई विद द लिमिट इन केस द RBI और नेशनल हाउसिंग बैंक हैव नॉट स्पेसिफाइड रेगुलेशंस, अगर उन्होंने रेगुलेशंस नहीं बताया तो फिर आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। एंड यहाँ लिखा हुआ है इशू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर आफ्टर फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन, मतलब कि जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन आपने पास किया होगा, ठीक है ना, आपने जो भी बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया होगा, उस बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन को भी आपको जमा करवाना पड़ेगा किसके पास, ROC के पास, ठीक है ना। स्पेशल रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन आपने जो भी पास किया है उसकी एक कॉपी आपको ROC के पास जमा करनी पड़ेगी, और ROC के पास जब आपने ये कॉपी जमा कर दी उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, ऑफर लेटर इशू कर सकते हो। A company shall issue private placement offer cum application only after relevant special resolution or board resolution has been filed with the registrar। तो ये था पूरा डिस्कशन सेक्शन 42 और रूल 14 के ऊपर में, प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर में। आई होप कि प्राइवेट प्लेसमेंट का सारा पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कहीं पे आपको कोई तकलीफ लगता है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है, प्लीज लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। जितना हो सकेगा आपका हेल्प करने की कोशिश करेंगे।
Thank you.